हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के चैप्टर 9th रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के टॉपिक रिफ्रैक्शन को। देखिए, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे टॉपिक वो था रिफ्लेक्शन। क्या था? रिफ्लेक्शन। ओके, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अंतर क्या है इनमें? रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सरफेस है और उस सरफेस में लाइट फॉल हो रही है और हम लाइट को यहाँ पर एज अ रे ट्रीट कर रहे हैं। अगर तो जो लाइट है वो ऐसे फॉल हो रही है और ये फॉल होकर बाउंस बैक होती है उसी मीडियम पर जहां से आई होती है। यानी कि मान लीजिए ये हमारी एक सरफेस है, लाइट इस तरफ से आ रही है, इधर टकराई और इसी तरफ चली गई। तो देखो, इस इधर वाला जो पूरा हमारा एरिया है वो कैसा है हमारा, यहाँ पर मतलब इधर का जो भी हमारा रीजन है वो कैसा है, एक ही तरीके का है। यहाँ पर अगर एयर की बात करें तो एयर ही मौजूद है और कुछ नहीं है। तो जब इस तरीके का फिनोमेना होता है कि जिस मीडियम से हमारी लाइट आई है उसी मीडियम पर ही रिफ्लेक्ट हो जाए, चाहे वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो, चाहे ऐसे इंसिडेंट हो और ऐसे रिफ्लेक्ट हो, चाहे ऐसे इंसिडेंट हो इधर रिफ्लेक्ट हो या ऐसे इंसिडेंट हो इधर रिफ्लेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, यहां पर मेन क्या है? मेन ये चीज है कि जिस मीडियम से आया है उसी मीडियम पर ही लाइट वापस चली जा रही है, बस और कुछ नहीं, बाउंसिंग बैक है उसी मीडियम पर। ठीक है, तो हम लोग ने ये देखा था। फिर उसके बाद जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई स्फेरिकल मिरर्स, इनको हम लोग ने पढ़ा था। तो ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी। अब बात आती है रिफ्रैक्शन की। किसकी बात आती है? रिफ्रैक्शन की। तो देखिए, रिफ्रैक्शन के साथ क्या है कि यहां पर कम से कम दो मीडियम होने जरूरी है। ओके, दो मीडियम कैसे? जैसे मान लीजिए ये बॉटल है और इस बॉटल पे अंदर आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ है और ऊपर तरफ क्या है? एयर है। ऊपर तरफ क्या है? एयर है। तो मान लीजिए कोई लाइट ऊपर से क्या हो रही है, इसके ऊपर इंसिडेंट करे, तो होगा क्या कि इस पे कुछ पार्ट क्या करेगा, इस पे कुछ पार्ट हमारा रिफ्लेक्ट कर जाएगा इसी मीडियम पर। ऊपर एयर से आया, इस सरफेस से टकराया और यहां से वो उधर, और कुछ लाइट जो होती है वो नीचे चली जाती है। कुछ लाइट क्या होती है? नीचे चली जाती है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा जैसे कि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर एक मीडियम इधर है, दूसरा मीडियम इधर है। अब ये कुछ भी हो सकता है और ये ऊपर वाला भी कुछ हो सकता है। लाइट फॉल हुई इधर से, इस जगह पर फॉल हुई। ओके, तो हमने क्या देखा कि यहां पर होता क्या है कि कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट भी होता है। आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि जैसे मान लीजिए आपके आपके पास बकेट है, बकेट में पानी भरा हुआ है, आपने देखा बकेट की तरफ, तो एकदम से आपकी उस पर नजर पड़ी कि ऊपर जो अगल बगल की दीवार है वॉशरूम की, मान लीजिए, वो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है। वॉल से लाइट आ रही है और पानी में पड़ रही है और आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसी समय ही आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप गौर से देखें तो उस बकेट में जो उसकी बॉटम है, उस बकेट की बॉटम है, वो भी आपको दिखता है। हाँ या ना? यानी उसी समय पर आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं। ओके, बात समझ पे आई? तो ये क्यों पॉसिबल है हमारा? कैसा है? क्योंकि होता क्या है कि जब हमारे पास दो ऐसा मीडियम होते हैं, ठीक है, जब दो हमारे पास दो इस तरीके के मीडियम होते हैं, तो जब लाइट कोई इस पे फॉल करती है, जब कोई लाइट इस पे फॉल करती है इस जगह पर, जिसको कि हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस का मीनिंग कि ये एक मीडियम है। मीडियम यानी कि जैसे कि वाटर, ग्लिसरीन या ग्लास, फ्लिंट ग्लास, डायमंड, ये सब जो है हमारे, वो क्या है? मीडियम है। ये सब क्या है? मीडियम है। एयर ये भी मीडियम है और वैक्यूम ये भी मीडियम है। तो एक मीडियम हमारा इधर है और दूसरा मीडियम इस तरफ है। ठीक है, वैक्यूम पर ऐसा कोई पर्टिकुलर मीडियम नहीं होता, वैक्यूम यानी कि खाली। बट वो भी एक तरीका, हम क्या मानते हैं कि ऐसा मीडियम जहां पर किसी भी तरीके का मटेरियल मौजूद नहीं है। ठीक है, वो लाइट के ट्रेवल होने का मीडियम है वैक्यूम, बट वहां पर एक्चुअल में मीडियम जैसा कुछ कोई मटेरियल मौजूद नहीं है, जैसा कि हम लोग बाकी में देखते हैं। ठीक है, तो वैक्यूम, एयर, वाटर, ग्लास, ऑयल, तरह तरह के जितने भी ट्रांसपेरेंट चीजें हैं वो सब एक्ट करती हैं एज अ मीडियम। तो अगर हमारे पास दो मीडियम है, ठीक है, और मीडियम को जब हम लोग इसके प्लूरल को देखते हैं तो मीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडिया। ठीक है, मीडियम हो गया जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं कि एक कोई है। हमने वाटर की बात करी तो वो मीडियम है, एयर की बात करी तो मीडियम है,
ऑयल की बात करी तो मीडियम है, और जब इनको कलेक्टिवली हमें बोलना होता है तो बोलते हैं मीडिया। क्या बोलते हैं? मीडिया। तो यहां पर मैं ये भी बोल सकता हूं फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि हम किसी पेयर की बात कर रहे हैं और उस पेयर में जो भी चीजें हैं उनको फिक्स कर रखा है। ठीक है, तो देखिए सिंपली अब यहां से एक एक करके चीजें समझते हैं। तो हमारे पास या तो मीडिया हम बोल दें या तो दो मीडियम है ये बोल दें। तो मान लीजिए दो मीडियम है, एक ये वाला, अब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग अगर मान लें कि ये हमारी एयर है, ठीक है, और इधर क्या है? वाटर है, फॉर सिंप्लिसिटी समझने के लिए। तो होता क्या है कि जब लाइट रे आकर टकराती है इंटरफेस में, तो इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस एक ऐसा रीजन होता है जहां पर हम मानते हैं कि मतलब एक हमारी हाइपोथेटिकल सरफेस, यानी कि हमारी सोच होती है कि एक ऐसी सरफेस है जो जो नीचे है वाटर और जो ऊपर है एयर, यानी कि दो मीडिया जो है हमारे उनको सेपरेट कर रही है। वो क्या कर रही है? उनको सेपरेट कर रही है। बट एक्चुअल में कोई ऐसी सरफेस मौजूद नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि मैं एक पेपर बिछा दूं तो वो एक सरफेस बन गई, तो वैसी कोई सरफेस नहीं होती। या एक बॉल ले लूं तो बॉल में एक सरफेस होती है हमारी, तो यहां पर कोई ऐसी सरफेस नहीं होती है। बट होता क्या है कि इधर से ऊपर एयर है और नीचे तरफ वाटर है, अगर यानी कि दो तरह के यहां पर मीडियम मौजूद हैं। तो वो जो ऐसी हाइपोथेटिकल सरफेस जिसको कि देख के हमें लगेगा कि ये दोनों सेपरेट आउट हो रहे हैं इस जगह से, यानी कि अगर इसको आप देखें तो ये जो ऐसे आपको लेयर जैसा दिख रहा है ना ऊपर, तो ये एक्चुअल में कोई यहां पर सरफेस नहीं है। ये इसको इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, जहां पर एयर और वाटर जहां पर मिल रहे हैं एक्चुअल में उसको इंटरफेस बोलते हैं। तो उसी इंटरफेस पर जब आके ये रे इंसिडेंट होती है तो हम उस पॉइंट पर क्या करते हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। ठीक है, इस सरफेस यहां पर देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, और रिफ्रैक्शन के लिए हम इसको इंटरफेस की तरह भी ट्रीट करते हैं। किसकी तरह? इंटरफेस की तरह। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर एक नॉर्मल। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट इसके थ्रू चला जाता है। तो जब इसके थ्रू चला जाता है कुछ पार्ट, तो होता यहां पर हुआ क्या कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर लाइट ट्रेवल करी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर लाइट ट्रेवल करी। तो जब ऐसा होता है कि हमारी इंसिडेंट रे किसी दूसरे मीडियम से पास हो, तो ऐसे ही हम कंडीशन को कहते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जो भी होता है वहीं पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक ही मीडियम पर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, समझ पे आई बात यहां तक? तो रिफ्लेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो हमने कुछ लॉज देखे थे, हाँ है ना? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, दो लॉज थे। इसी तरीके से हमारे पास ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस रिफ्रैक्शन के लिए भी हमारे पास दो लॉ होते हैं। कौन कौन से? उनको भी हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ओके, और यहां पर जो इसका पहला वाला लॉ है वो कुछ इससे मिलता जुलता होता है इसके पहले लॉ से। और फिर जो दूसरा लॉ होता है इसका एक और नाम होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये सारी चीजें आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी, बस मैं आपको ये रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि आगे हमें जरूरत है। तो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। जो दूसरा वाला होता है उसको हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो देखिए यहां पर पहले वाला जो लॉ था वो क्या बता रहा था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रे की अगर बात करें, रिफ्लेक्टेड रे की बात करें, या फिर बात करें नॉर्मल की, ये तीनों एक ही प्लेन में मौजूद होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो सेम प्लेन का मीनिंग क्या है? देखिए समझिएगा। सेम प्लेन का मीनिंग ये है, ये जो ऐसा प्लेन बन रहा है थोड़ा हमारा ग्रेश कलर का दिख रहा है ना, यानी कि ऐसा। ठीक है, तो ये जो प्लेन होता है इस प्लेन को हम लोग कहते हैं कि इस प्लेन में हमारे तीनों रेज मौजूद है। इसका मीनिंग क्या है? देखो, इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे ऐसे आई और इस पॉइंट पर टकराई, और यहां से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई और ये नॉर्मल होती है हमारी। इसी
के बीच में हम लोग एंगल देखते हैं। तो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे इस प्लेन में बनाई गई है। यानी कि मान लीजिए हमारा प्लेन है अगर, तो इंसिडेंट रे अगर ऐसे आई है, ठीक है, फिर रिफ्लेक्टेड रे ऐसे ही जाएगी और नॉर्मल इसी में ही बनेगा। देखो सरफेस तो ये है जहां पर रे आके फॉल हो रही है, ये सरफेस ऐसी है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रही है ऐसे, नॉर्मल बना इसके, बट ये तीनों जो रे हैं वो एक प्लेन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी जो इंसिडेंट रे थी, समझिएगा इस बात को, इंसिडेंट रे जो थी वो ऐसे थी इस प्लेन में, ऐसे इंसिडेंट रे इधर हुई और इसके बाद जो हमारा रिफ्लेक्टेड है वो इस तरफ हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड इसी प्लेन में ही होना चाहिए। यही है यहां पर देखिए, क्योंकि समझिए बात को कि मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की अगर बात करें, ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस में अगर हमने क्या किया, एक रे ऐसे इंसिडेंट कराई, ठीक है, एक रे ऐसे इंसिडेंट कराई, और इस जगह पर हम क्या करेंगे, बना सकते हैं एक नॉर्मल। क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने बना दिया, इस नॉर्मल को ऐसे यहां पर ड्रॉ कर दिया। अब अगर हमारे पास ये पहला लॉ नहीं होगा, मतलब ये जो फॉलो करता है ये चीज अगर नहीं होती, ऐसा नहीं होता है इस पे, तो इस पे जो लाइट आई है ये इस डायरेक्शन पर भी जा सकती थी, इस डायरेक्शन पर भी जा सकती थी, या इस डायरेक्शन पर भी जा सकती थी, या इस डायरेक्शन पर भी जा सकती थी। इस डायरेक्शन का मीनिंग ये है कि इधर आगे तरफ ऐसे जा सकती थी, ठीक है। तो देखो इतनी ढेर सारी पॉसिबिलिटी थी। अगर हम सिर्फ बात करते कि ये एक पॉइंट पर लाई कर रही है, तो इतनी ढेर सारी पॉसिबिलिटी थी कि ये कहीं पर भी जा सकती थी, क्योंकि एंगल तो हमारा फिर सेम ही बनता। ये जो दूसरी वाली कंडीशन होती है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये होता है ना, बोलते हैं हम लोग। तो इस केस के लिए हमारा सब यहां पर बराबर हो जाता ना। अगर सिर्फ हम एक पॉइंट कंसीडर करते, हमने एक प्लेन लिया, ये रिफ्लेक्टिंग हमारी सरफेस है, इस पे एक इंसिडेंट रे आई, फॉल हुई, एक यहां इस पॉइंट पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ऐसे मान लीजिए ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, लाइट आई और लाइट यहां पर फॉल होके ये कुछ एंगल बनेगा इसके बीच में, यहां पर ये वाला एंगल कुछ बनेगा। अब हम क्या देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड होगी वो इधर भी जा सकती है सेम एंगल पर, सेम एंगल पर इधर भी जा सकती है, सेम एंगल पर ऐसे 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 भी जा सकती है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये कहीं और नहीं जाती है, ये कहीं और नहीं जाती है, ये ऐसे ही जाती है कि जब इंसिडेंट रे ऐसी हो, नॉर्मल ऐसी हो, तो रिफ्लेक्टेड इधर वाली होगी, रिफ्लेक्टेड इधर वाली होगी, क्योंकि अब ये तीनों जो होंगी वो एक प्लेन में ही बनेंगी। इसके अलावा कोई भी रिफ्लेक्टेड रे ऐसी हम अगर कंसीडर करते हैं तो वो इस प्लेन में लाई नहीं करेगी, ठीक है। तो ये है इस प्लेन का मतलब। यहां पर हमें प्लेन का मीनिंग ये समझना है, ओके। तो ये पहला वाला हमारा लॉ ये कहता है, दूसरा वाला कि इंसिडेंट जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड के बराबर होता है, ये तो हमें पता ही है। सेम गोज विद लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, सेम गोज विद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जो पहला वाला हमारा है वो भी यहां पर भी सेम है कि, अब इसको हम हटा देते हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है। यहां पर देखते हैं, देखिए यहां पर ये ऐसा बना हुआ है प्लेन थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा देखने में लग रहा है कि ये इस तरफ बना हुआ है, अलग है, बट ये एक ही प्लेन की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कोई मान लीजिए पेंसिल डिप करते हैं वाटर में, तो आपने ये देखा होगा कि जब पेंसिल को ऐसे डिप करते हैं तो ये थोड़ी सी अपनी जगह से हटी हुई बनती, ठीक है। याद करिए, ऐसी कुछ हटी हुई बनती है ना अपनी जगह से, ऐसे समझ पे आए। ऊपर जो हमें दिखता है सरफेस के ऊपर वो अलग जगह से निकली हुई दिखती है, और यहाँ अंदर अलग जगह से दिखती है। तो सेम चीज यहां पर भी प्लेन के साथ भी, ओके, प्लेन बनाते हो। तो अब यहां पर जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए इंसिडेंट रे ऐसे आई और इस इंटरफेस पर फॉल हुई। तो जब इस इंटरफेस पर फॉल हुई तो हम क्या करते हैं, यहां पर इस जगह पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद फिर यहां से जब ये लाइट एंटर करती है दूसरे मीडियम पर, तो ये क्या करती है, कुछ अपना जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर लेती है। और कैसे चेंज कर लेती है, जब लाइट हमारी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकल रेयरर मीडियम, देखिए मैंने यहां पर बात करी ऑप्टिकल रेयरर की, फिर बात आती है यहां पर कि ऑप्टिकल रेयरर से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम।
तो जब लाइट हमारी ऑप्टिकल रेयर से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम पर जाती है तो जो लाइट होती है वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। ठीक है, ये चीज, ये ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो ये चीज देखी गई। अब ये होता कैसे, इसके जो लॉ बने वो ये बने कि देखो जो इंसिडेंट रे है यहां पर उसका इंसिडेंट एंगल बन जाएगा नॉर्मल के साथ, फिर नॉर्मल के साथ यहां पर रिफ्रैक्टेड एंगल बन जाएगा, रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, और ये नॉर्मल, और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन पर ही लाई करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर अब नॉर्मल हमारी ऐसे होगी, अभी तक नॉर्मल हम एक ही सरफेस पे ले रहे थे इस तरफ, अब नॉर्मल जो होगा हमारा वो नीचे तरफ भी बना होगा। ठीक है, तो इंसिडेंट रे ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे अंदर आ रही है, तो यहां से रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी और जो प्लेन होगा वो ये वाला प्लेन होगा। ठीक है, यहां पर कि इंसिडेंट को, नॉर्मल को और रिफ्रैक्टेड रे को, तीनों को अपने साथ लेकर चले, ऐसा प्लेन फॉर्म होता है। ओके, क्लियर। तो इंसिडेंट रे की वजह से यहां पर जब इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच बना हमारा इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना हमारा यहां पर रिफ्रैक्टेड रे। तो जो दूसरा लॉ है हमारा, इसका पहला लॉ तो यही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस, टू द इंटरफेस लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या है, जो स्नेल्स लॉ है वो बताता है, अब जैसे यहां पर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर कर दिया गया था, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो इंसिडेंट एंगल है, जो ये इंसिडेंट एंगल है और रिफ्रैक्टेड एंगल है, यहां पर ये दोनों डिफरेंट है। ये दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है। साथ में जब एक्सपेरिमेंट और किए गए तो ये देखा गया कि इंसिडेंट एंगल के लिए यहां पर जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अब इसका जो उन्होंने एक रिलेशन फाइंड किया, रिलेशन ये निकल कर आया कि ये जो एंगल है इसका आप क्या लीजिए, साइन आई, और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है इसको आप लीजिए साइन आर। तो ये बराबर हो जाएंगे हमारे एक कांस्टेंट के, किसके, कांस्टेंट के। यानी कि ये हमारे पास रिलेशन निकल कर आ गया कि आई बराबर आर नहीं, आई बराबर आर नहीं, ठीक है, आई बराबर आई आर नहीं, यहां पर साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर। यानी कि यहां पर अब हमारे जो एंगल हैं वो कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं कि अगर हम इस इंसिडेंट एंगल का साइन ले, मतलब साइन आई इस तरीके से ले, और ये जो साइन आर निकल कर आ रहा है इसको ले, तो ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ये भी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि इसको हमें कांस्टेंट रखना है और ये चीज निकल कर आती है कांस्टेंट। तो यही हमारा होता है स्नेल्स लॉ। और ये जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, ये जो कांस्टेंट होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये इस कांस्टेंट की वैल्यू सब जगह चेंज होती है। यानी कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, देखिए अब इस लाइन को मैं समझा दूं, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, क्योंकि ये काफी जरूरत होगी आगे चलकर। तो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया का मीनिंग क्या है, कि आपको क्या क्या याद रखना है अगर ये बोला जा रहा है। इसका मीनिंग ये है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, देखो पेयर से मतलब होता है जोड़ा। ओके, यानी कि यहां पर दो चीजों का सेट है हमारे पास। तो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, पेयर ऑफ मीडिया, ओके, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यहां पर इसका मीनिंग ये है कि देखो एक मीडियम ये है, अभी हमने इसको एयर माना था, और उसके बाद हमने जो नीचे वाला मीडियम था ये, इसको माना था वाटर। इसको क्या माना था, वाटर। तो हमने क्या किया है, यहां पर ये जो पेयर फॉर्म हो रहा है,
ठीक है, इसको कांस्टेंट रखेंगे थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट या जो भी हम रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये लाइन बोली गई फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि हमें एयर और वाटर ही लेकर चलना है जब भी आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। या फिर इसकी जगह पर हमने अगर कंसीडर कर लिया, मान लीजिए कि ऊपर हमारे वाटर है और नीचे हमारे कोई ग्लास है, मान लीजिए इस तरीके से वाटर है और ग्लास है, तो ये हमारा एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया हो जाएगा। गिवन पेयर ऑफ मीडिया यानी कि मीडिया तो ये हो गए मीडियम, मीडिया प्लूरल, ठीक है, ये हो गए हमारे मीडिया। पेयर ऑफ मीडिया यानी कि ये हमारे पास वाटर और ग्लास की बात हो रही है, एक पेयर फॉर्म हो रहा है। फॉर अ गिवन का मीनिंग ये है कि हमें इसको कांस्टेंट रखना है, फिक्स रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। बाकी चीजों को पढ़ते वक्त इसको चेंज नहीं करना है। तो ये जो स्नेल्स लॉ है ये यही है कि हमारा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि अगर हम लोग वाटर और ग्लास ले लेते हैं, फिर यहां पर क्या करें यहां पर कि एक मान लीजिए इस इंटरफेस पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और इंसिडेंट एंगल देखा आई, और यहां पर हमने देखा जो रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो इस पे जब हम लोग साइन आई बाई साइन आर करते हैं तो वो कांस्टेंट निकल कर आता है। ठीक है, क्या निकल कर आता है? वो कांस्टेंट निकल कर आता है। अब यहां पर अगर मान लीजिए आई हमने बढ़ा दिया, अगर आई को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो आई बढ़ाने से क्या होगा, यहां पर हमारा ये जो आर है ये भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ेगा? ऐसे बढ़ेगा कि हमारा साइन आई बाई साइन आर कैसा रहे? कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है इस पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांस्टेंट होती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, देखिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर दो चीजें होती हैं, एक जिसको कि हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, या सिंपली अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर ऐसे लिखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, तो दो चीजें हैं हमारे पास, एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये बिल्कुल वैसी ही चीजें हैं जैसे कि हम बात करते हैं ना, आपने जब हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने ये पढ़ा होगा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो पोटेंशियल में क्या होता है? पोटेंशियल में किसी पॉइंट के पोटेंशियल को हम लोग देखते हैं किसी चार्ज की वजह से, और इसको देखने के लिए हम ये मानते हैं कि जो हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर जो आ रहे हैं हम लोग, वो कहां से लेकर आ रहे हैं? इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं, ये मानते हैं ना। और जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट पी था, तो हम दो पॉइंट के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज को मूव कराते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराते हैं इन दोनों के बीच में। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमारा, वो हमेशा कंपेयर किया जाता है किससे? वैक्यूम से। ठीक है, वैक्यूम से कंपेयर किया जाता है किसी हमारे मटेरियल का। और ये वाला जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, तो जब हमारे पास दो ऐसे मीडियम होते हैं, यानी कि दो ऐसे हमारे पास मीडियम है, एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया है, तो इसके मतलब इसके हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस, या फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस। ये सारी चीजें हैं। इसको अगर आपने समझ लिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या है वो आसानी समझ पे आ जाएगा। और दूसरी बात ये भी कि ये सारी चीजें आपके 10th क्लास में थी, ठीक है, बट वहां पर गौर नहीं करते हैं, इस वजह से डिफिकल्टी होती है 12th क्लास में ये सारी चीजें पढ़ने में। ठीक है, कंफ्यूजन होता है कि हम कभी बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, फिर कभी बात कर रहे हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ये है इसके रिस्पेक्ट में। सेम ही चीज है, अंतर है ही नहीं। यहां पर हम लोग क्या, हमें नहीं जानकारी है, इस वजह से इस पे दिक्कत आती है। ओके,
तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इसको बताने वाला हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया का क्या मीनिंग है, इस पे क्या इंट्रिकेसीज हैं, ये हम लोग अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो बता, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सॉरी, ये तो हमने बता दिया कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये हमारी सब के सब एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ये जो प्लेन बना हुआ है ये एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज। फिर स्नेल्स लॉ, अब देखिए ये चीज कि यहां पर जैसे रिफ्लेक्टेड रे यहां पर बनी है, तो आगे जब हम लोग स्टडी करेंगे तो इस रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग नहीं मानते, क्योंकि ये हम लोग लेकर चलते हैं कि यहां पर रिफ्लेक्शन बहुत कम हो रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन बहुत कम हो रहा है, ज्यादातर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हम इस पार्ट को हटा देते हैं क्योंकि सिर्फ रिफ्रैक्शन को ही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस वजह से हम रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग हटा देते हैं और सिर्फ पढ़ते हैं कि इंसिडेंट रे आई, इस जगह पर हमने यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया और इधर रिफ्रैक्टेड रे हमें मिल गई। ओके, तो फिर ये जो एंगल है इनके बीच में क्या रिलेशन बनता है, वो बनता है स्नेल्स लॉ से, और स्नेल्स लॉ हमें ये बताता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई, और साइन ऑफ यानी कि साइन आई, तो रेशियो हमें बताना है किसका, साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि आर, तो साइन आर, तो रेशियो बताना है साइन आई टू द साइन आर इज कांस्टेंट। ये मतलब हमने ये देखा कि ये कांस्टेंट होता है, तो इसको जब हम लोग लिखते हैं किस पे, वर्ड्स पे, तो इसको कुछ इस तरीके से फैला के लिख देते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो इतनी लंबी लैंग्वेज लिखी हुई है, बट मीनिंग क्या है इसका, हमें रेशियो की बात करनी है, किसके, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, आई, तो यानी साइन आई टू द साइन आर इज कांस्टेंट। तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, रिप्रेजेंटेड एज, इसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n/1 निकल कर आया। यानी कि मान लीजिए ये हमारी दूसरी सरफेस है और ये पहली सरफेस है, तो अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, वेयर n/1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो यहां पर हमें ये दिया हुआ है क्लियरली कि जब भी हमारे पास दो इस तरीके के मीडियम मौजूद है, पहला ये दूसरा ये, एक से दूसरे में जा रही है रे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उस समय जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है और रिफ्रैक्टेड एंगल होता है उसके बीच में हमारा रिलेशन ये निकल कर आता है, तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n/1, ये कांस्टेंट होता है, ये जो है कांस्टेंट है। बट ये कांस्टेंट किसके लिए है, ये तभी कांस्टेंट है जब हम इसको और इसको फिक्स रखें। ठीक है, तभी ये कांस्टेंट है, फिर साइन और आई को चेंज करेंगे तो इनका रिलेशन हमें मिलता जाएगा। बट ये तभी कांस्टेंट है जब ये और ये चीज फिक्स हो, और जिसको कि हम लोग बोलते हैं वेयर n/1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। जब देखो इसको लिखने का तरीका भी है n/1, इसका मीनिंग ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड की बात हो रही विद रिस्पेक्ट टू वन, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के कंपैरिजन में कितना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड या मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू 1। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 है, अगर इसी में ये जो पहला वाला है यहां पर हम इसको वैक्यूम ले लेते, क्या लेते हैं, वैक्यूम ले लेते, तो ये हो, इसको इसी चीज को लिखा जा सकता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको n2 लिख सकते थे और ये बन जाता हमारा n2, और यहां पर वैक्यूम की जगह पर कोई साइन नहीं लगाएंगे, ये बन जाता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, ये बन जाता हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड। बात समझ पे आई? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हमारा डिफाइंड होता है दो हमारे जो सब सरफेस होते हैं एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में, हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन होता है एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है। अब यहां पर अगर मान लीजिए इस वैक्यूम की जगह पर एयर होता
क्या होता, एयर होती है, मान लीजिए एयर होती है इस जगह पर, और यहां पर वाटर होता, तो हम लोग बोल देते इसको NWA, जिसको पढ़ा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या पढ़ा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये पढ़ा जाता है। और इसी में अगर हम लोग एयर की जगह पर वैक्यूम ले लेते, क्या ले लेते? वैक्यूम, यानी कि लाइट जो आ रही है, इंसिडेंट जो लाइट है वो कहां से आ रही है? वैक्यूम से आ रही है, तो ये हमारा बन जाता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्या बन जाता? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। क्या बन जाता? वैक्यूम। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यानी कि जब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो हमारा ये निकल कर आता है। अब इसी को मैं आगे कनेक्ट करूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से। तो आज के लिए हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं और इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे डिस्कस करेंगे और यहीं से इसको आगे बढ़ाएंगे कि ये जो हमारा स्नेल्स लॉ है, sin i by sin r इज इक्वल टू n/1, इसमें n/1 क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो अभी पहले बता दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 की जगह पर अगर हमारा क्या आ जाता? वैक्यूम आ जाता, यानी कि इस जगह पर वैक्यूम आ जाता, तो उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बोल देते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है उसका नाम। एब्सोल्यूट यानी कि उसका खुद का है वैक्यूम के कंपैरिजन में, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास 10 तरीके के मीडियम है और सब का हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड फिक्स हो गया ना हमारा कि इसके वैक्यूम के रिस्पेक्ट में इतना है, इसके वैक्यूम के रिस्पेक्ट में इतना है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में इतना है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में इतना है। यानी कि अगर किसी इंसान को खड़ा कर दिया जाए ऐसे, फिर ऐसे, तो इनकी जो हाइट हम लोग मेजर करेंगे वो कहां से मेजर करें? मान लीजिए इनके जो हेड का टॉप है, इसको हम लोग ग्राउंड से देख रहे हैं, तो ये ग्राउंड हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। इसी तरीके से वैक्यूम भी हमारा रेफरेंस पॉइंट एक तरीके से वर्क करता है। तो जब उसके रिस्पेक्ट में जब हम सारे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताते हैं, तो सारे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह ट्रीट करते हैं। वरना जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमेशा एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में होता है। और ये कैसे हमारा डिस्क्राइब्ड होता है? वेलोसिटी के चेंज को देखकर, वेवलेंथ के चेंज को देखकर डिसाइड होता है। इसी को मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।